हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको हमारी पहली क्लास अच्छी लगी होगी और उसमें जो भी हमने आपको प्रैक्टिस कराई है उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको अपने जो एग्ज़ाम है उसमें मिलेगा। आज हमारी दूसरी क्लास है। हमारा उद्देश्य आप पहला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ए है D.H. वाडिया, बी रॉबर्ट ब्रूस, सी जॉन लुबाक, डी चार्ल्स डार्विन। इसके चार ऑप्शन हैं। ए D.H. वाडिया, बी रॉबर्ट ब्रूस, सी जॉन लुबाक, डी चार्ल्स डार्विन। और इसका जो सही आंसर है वो है बी रॉबर्ट ब्रूस। यह भारतीय प्रागैतिक इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 1863 में मद्रास के पास स्थित पलवरम में पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। यानी कि 1863 में मद्रास के पास स्थित पलोरम से पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले थे रॉबर्ट ब्रूस को। सी है जॉन लुबाक। चलो इसके बारे में देखते हैं। ये था, इसने पूरा पाषाण और नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पूरा पाषाण और नव पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में प्राचीनतम चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ए यह इमामगांव महाराष्ट्र, बी कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, सी भूमि बिहार, डी भीमबेटका मध्य प्रदेश। भारत में प्राचीनतम चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। इसका जो सही आंसर है वह है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। और ये सर्वाधिक संख्या में थे, सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। जो चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं पूरे प्राचीन काल के भीमबेटका में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। इमामगांव महाराष्ट्र है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। यहाँ से यह नवपाषाण काल के नवपाषाण कालीन स्थल से
6000 पूर्व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कोल्डी हवा से नवपाषाण कालीन स्थल से 6000 पूर्व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यानी कि भारत में लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ए अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, बी चिरांद बिहार, सी पीकलिहल कर्नाटक, डी बुरझूम मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, अंतरजी खेड़ा से। चिरांद बिहार में पड़ता है, पीकलिहल कर्नाटक में। यहाँ से किसी भी चीज़ के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले। डी बुरझूम जम्मू कश्मीर, यहाँ से राख के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। राख के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी राख का ढेर मिला है। राख के ढेर। हमारा अगला प्रश्न है, मालवा संस्कृति का काल इनमें से कौन सा है। मालवा संस्कृति का काल इनमें से कौन सा है। ए 1400 से 700 ईसा पूर्व, बी 2100 से 500 ईसा पूर्व, सी 2000 से 1800 ईसा पूर्व और डी 1700 से 1200 ईसा पूर्व। यानी कि मालवा संस्कृति का काल इनमें से कौन सा है, प्रश्न ये है। और इसका जो सही आंसर है वो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति। इसमें 1417 से 700 ईसा पूर्व है, यहाँ से मिले जोरो संस्कृति, जोरवे संस्कृति। 2100 से 1500 ईसा पूर्व में मिले हैं अहाड़ संस्कृति, अहाड़ संस्कृति। 2000 से 1800 ईसा पूर्व में मिले हैं गेरिक मर्दभांड संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। ए है हिंदी, बी उर्दू, सी हरियाणवी, डी संस्कृत। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। 1989 में ईस्वी में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। भाषा का 1989 में आधिकारिक
भाषा का दर्जा मिला, भाषा का दर्जा मिला। और जो प्रथम भाषा थी वो थी हिंदी। 1951 में राजकीय भाषा का दर्जा मिला, राजकीय भाषा का दर्जा मिला। पहली भाषा थी हिंदी जो 1951 में राजकीय भाषा का दर्जा मिला। दूसरी भाषा थी उर्दू, 1989 में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए हापुड़, बी लखीमपुर खीरी, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बी लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला। और इसका सबसे छोटा जिला है हापुड़, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में। लखनऊ ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजधानी। और प्रयागराज इलाहाबाद यहाँ पे है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और इसी की एक खंडपीठ है लखनऊ में। इसके जो उच्च न्यायालय है इसके एक खंडपीठ है लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? उत्तर प्रदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? ए 8.35, बी 7.50, सी 9.71, डी 7.33। उत्तर प्रदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? और इसका जो सही आंसर वो है डी 7.33%। यह भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का हिस्सा है। क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। प्रथम स्थान है राजस्थान, राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र। इनके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? ए भूटान, बी चीन, सी नेपाल, डी श्रीलंका। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? और इसका जो सही आंसर वो है नेपाल, सी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। से लगती है। और भूटान और चीन, इनकी दोनों की सीमा भारत से लगती है। और श्रीलंका की ये समुद्री स्थल है, समुद्री स्थल है। भारत के दक्षिण में।
भारत के दक्षिण में। चीन और भूटान ये दोनों भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस तरह की है? उत्तर प्रदेश की जलवायु किस तरह की है? ए उष्ण, बी उपोष्ण मानसूनी, सी शुष्क कटिबंधीय और डी शीतोष्ण। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस तरह की है? ए उष्ण, बी उपोष्ण मानसूनी, सी शुष्क कटिबंधीय, डी शीतोष्ण। और इसका जो सही आंसर है वो है बी उपोष्ण मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? ए बरेली, बी लखनऊ, सी आगरा व झांसी, डी इलाहाबाद। इसके ऑप्शन है ए बरेली, बी लखनऊ, सी आगरा व झांसी, डी इलाहाबाद। और जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वह आगरा व झांसी में। सबसे ज़्यादा गर्मी बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। सबसे कम गर्मी पड़ती है। दो बार प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? इसमें ऑप्शन डबल हो गए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ए थॉमस गोल्डन, डी एलन सैंडर्स ने, डी हरमन बांडी ने, सी चार्ल्स लेमेटर ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस गोल्ड, डॉक्टर एलन सैंडर्स, सी हरमन बांडी और डी चार्ल्स लेमेटर। और इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स लेमेटर। इसने बिग बैंग सिद्धांत का सिद्धांत दिया था, बिग बैंग सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति को होता है? उपसौर की स्थिति को होता है ए 4 जुलाई, बी 5 फरवरी, सी 3 जनवरी, डी 5 जुलाई। उपसौर एक पृथ्वी की एक होती है प्रक्रिया, पृथ्वी और सूरज की। इसमें तिथि दी होती है, ये साल में एक बार होती है। दूसरा है उपसौर, एक है उपसौर, एक है अपसौर। जो उपसौर की स्थिति को होता है, जो उपसौर होता है ये होता है
3 जनवरी को। उपसोर 3 जनवरी को होता है, जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, सूर्य से अधिक दूर होती है, अधिक दूर होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य को, इसे कहते हैं अपसोर। 4 जुलाई को अपसोर और 3 जनवरी को उपसोर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे। प्लेटो था ग्रह, 9वां ग्रह प्लेटो था, जिसे 2006 में हटा दिया गया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह है शुक्र ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? बुध, शनि, वरुण, पृथ्वी। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, वरुण। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है। और अभी इससे पहले प्रश्न में बताया था, सबसे गर्म ग्रह है वह है शुक्र। यह ठंडा ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त, 23 अगस्त, 14 जुलाई, 5 जून। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? और इसका जो सही आंसर है वो है 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 से शुरू हुआ है, क्योंकि जो भारत का चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा था भारत ने। और भारत पहला देश है ऐसा जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारा था। और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश है। चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला चौथा देश। लेकिन जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है उस पर अपना यान उतारने वाला भारत प्रथम देश है।
और जो उस स्थल का नाम है जहाँ चंद्रयान को उतारा है, उसका स्थल का नाम है शिव शक्ति रखा गया। भारत ने अपने यान को जिस जगह पर उतारा था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें किस तरह की होती हैं? आग्नेय चट्टानें किस तरह की होती हैं? ए रवेदार, बी परतदार, सी रूपांतरित चट्टानें, डी कठोर चट्टानें। ए रवेदार, बी परतदार, सी रूपांतरित और डी कठोर चट्टानें। और इसका जो सही आंसर है वो है रवेदार। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। आग्नेय और जो अवसादी चट्टानें होती हैं परतदार। अवसादी, इनमें ही जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। सर्वाधिक जीवाश्म यहीं पर पाए गए हैं अवसादी चट्टान में। जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं ये कठोर होती हैं। ये कठोर चट्टानें होती हैं। रवेदार चट्टानें, आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वे रवेदार, अवसादी चट्टानें परतदार और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं वे कठोर चट्टानें होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ए कास्टेदी वफन, बी अलेन कुच, सी जॉर्ज लेमेत्र, सी रसेल। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ए कास्टेदी वफन, बी अलेन कुच, सी जॉर्ज लेमेत्र, डी रसेल। और इसका जो सही आंसर है वो है ए कास्टेदी वफन। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। जॉर्ज लेमेत्र का आपको पता ही, इसने क्या किया था? बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्र ने। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए पृथ्वी की आयु के लिए, बी सूर्य की गति के लिए, सी जीवों कार्बनिक पदार्थों की आयु के लिए, डी जीव उत्पत्ति के लिए। कार्बनिक डेटिंग विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पृथ्वी की आयु के लिए, सूर्य की गति के लिए, सी जीवों की कार्बनिक पदार्थों की आयु के लिए और डी जीव उत्पत्ति के लिए। और इसका जो सही आंसर है वो है सी जीवों कार्बनिक पदार्थों की आयु के लिए। जो पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है वो की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। यूरेनियम पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा।
और जो जीव की उत्पत्ति होती है, इन्होंने वैज्ञानिक में इसमें रासायनिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं जीव उत्पत्ति की को एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया। इनमें किसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इनमें किसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ए वरुण, बी बुध व शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। इनमें किसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वरुण, बी बुध व शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। इसका जो है आंसर है बुध शुक्र। कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं। वरुण के 14 उपग्रह हैं। 14 उपग्रह। शनि के 140 उपग्रह। 140 उपग्रह। और जो बृहस्पति है इसके हैं 95 95 यानी कि 95 उपग्रह। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20वां, यह है किस रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। किस रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी भूमध्य रेखा। किस रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी भूमध्य रेखा। इसका जो सही आंसर है वो है विषुवत रेखा। यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा इन पर नहीं होते। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते। अपनी धुरी पर अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते। दिन रात बराबर होते यानी कि यही कारण है कि पृथ्वी अपनी जो दूरी पर 23.1/2 झुकी हुई है। यानी कि जो पृथ्वी है पूरी अपनी ध्रुव पर इतनी झुकी हुई है 23.1/2। आई होप आपको हमारी ये क्लास